स्वागत है सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हमने स्टार्ट किया था विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक चैप्टर फिजिक्स का पहला चैप्टर, तो उसका आपने परिचय देखा होगा कि किस प्रकार से विद्युत किसे कहते हैं। और सबसे पहले विद्युत के बारे में बताया कौन, थेल्स वैज्ञानिक ने बताया, जो कि 600 ईसा पूर्व बताया। डॉक्टर गिलबर्ट ने बताया कि अन्य वस्तुओं में अंबर के अलावा भी अन्य वस्तुएं होती हैं जिनमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। अब हम लोग आज शुरू करने वाले हैं विद्युत आवेश। विद्युत आवेश स्टार्ट करने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है? एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। हिंदी में बोलते हैं वैद्युत स्थैतिकी और एक को बोलते हैं वैद्युत गतिकी। दोनों समझते हैं कि दोनों हैं क्या? वैद्युत स्थैतिकी और वैद्युत गतिकी। जब किसी भी वस्तु पे आवेश रुका होता है अर्थात गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है, तो हम इस वस्तु पर यानी इन वस्तुओं का जब अध्ययन करते हैं तो उसे हम कहते हैं वैद्युत स्थैतिकी। यानी इसमें क्या होता है कि वस्तुओं पर जो आवेश है वो स्थिर रहता है। वस्तुओं पर आवेश स्थिर रहता है। वस्तुओं पर आवेश क्या करता है? स्थिर रहता है। लेकिन जो वैद्युत गतिकी होती है इसमें हमारा आवेश जो होता है वो गति करने के लिए स्वतंत्र होता है। इसे हम बोलते हैं कि वस्तुओं पर आवेश गति करता है। वस्तुओं पर आवेश गति करता है। वस्तुओं पे आवेश गति करता है। तो वैद्युत स्थैतिकी का मतलब वस्तुओं पर आवेश स्थिर रहता है और वैद्युत गति का मतलब होता है कि वस्तुओं पर आवेश गति करता है, वस्तुओं पे आवेश गति करने लगता है। एक बात आप ये जान जाइए कि आपने पढ़ा होगा कि सुचालक और कुचालक। आपने हाई स्कूल में जो इसके बारे में पढ़ा होगा तो आपने पाया होगा कि सुचालक वे होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है। सुचालक वे होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है और कुचालक वे होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन एक प्रश्न उठता है, क्या हम सुचालक और कुचालक दोनों को आवेशित कर सकते हैं? क्या हम सुचालक और कुचालक दोनों को आवेशित कर सकते हैं? तो इसका उत्तर होता है जी हाँ, हम सुचालक को भी और कुचालक को दोनों को आवेशित कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि सुचालक में जो आवेश होते हैं वो गति की अवस्था में होते हैं, आवेश गतिमान होते हैं सुचालक में। लेकिन वही कुचालक में जब ये चार्ज हो जाएगा, जब इस पे हम इसको आवेशित कर देंगे तो आवेश हमारा विराम की अवस्था में रहेगा। किसकी अवस्था में रहेगा? विराम की अवस्था में रहेगा। तो देखिए एक बार फिर से, विद्युत स्थैतिकी क्या होता है और विद्युत गतिकी क्या होता है। जब किसी भी आवेशित वस्तुओं पर आवेश स्थिर रहता है, आवेश गति नहीं करता है, तो उसे हम वैद्युत स्थैतिकी कहते हैं। जब हमारा आवेश वस्तुओं पर गति करने लगता है तो उसे हम बोलते हैं वैद्युत गतिकी। इसके बाद सुचालक कुचालक क्या होता है? सुचालक में धारा का प्रवाह आसानी से होता है और कुचालक वे होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है। सुचालक में बताया जाता है कि सुचालक में जब इनको आवेशित किया जाता है तो आवेश गतिमान होते हैं और इसके अलावा कुचालक में आवेश विरामा अवस्था में होते हैं। यानी कहने का मतलब, भले ही सुचालक में धारा बहती है और कुचालक में धारा नहीं बहती है, लेकिन हम सुचालक और कुचालक दोनों को चार्ज कर सकते हैं। ठीक, तो यहीं पे एक टर्म आता है चार्ज के बारे में। किसके बारे में आता है टर्म? एक चार्ज के बारे में। और हमको पहले यही पढ़ना है कि आवेश होता क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। चलिए हो गया आप लोगों का स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग ये जानेंगे पहले कि किसी भी स्पीसीज पे, चाहे वो अणु हो, चाहे परमाणु हो, चाहे आयन हो या कोई वस्तु हो, तो उस पर धनावेश क्यों आता है और ऋणावेश क्यों आता है। धनावेश और ऋणावेश आता क्यों है, उसके पीछे हम लोग कारण समझेंगे। चलिए देखते हैं। आप लोगों ने क्लास 11 में एक केमिस्ट्री में चैप्टर पढ़ा होगा। क्लास 11 में एक चैप्टर आप पढ़े होंगे
एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, जिसमें इसका नाम है परमाणु संरचना, परमाणु संरचना। तो इस चैप्टर से हमको थोड़ी सी बातें पता होनी चाहिए कि आपको बताया गया होगा कि कोई भी एटम्स होता है, कोई भी परमाणु होता है तो हमेशा न्यूट्रल फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में रहता है? न्यूट्रल फॉर्म में पाया जाता है। न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन, न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन। तो जो हमारा परमाणु होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में भी बताया गया था कि जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है। फिर जब जैसे जैसे खोजें होती गई तो पता चला कि परमाणु के बीच में एक नाभिक होता है। परमाणु के बीच में क्या होता है? एक नाभिक होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं, बोलते इसको नाभिक बोलते हैं। नाभिक के खोज करते की बात आती है तो नाभिक के खोज करने वाले कौन है? रदरफोर्ड। क्या नाम उनका है? रदरफोर्ड नाम है, जिन्होंने नाभिक की खोज की थी। अब आगे देखते हैं, आगे हम ये समझेंगे कि जो नाभिक होता है ये धनावेशित होता है और बाहर इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर लगाते रहते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाते रहते हैं। जिस प्रकार से सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है, ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। अब देखिए आगे होता क्या है कि परमाणु संरचना हमने पढ़ा था कि कोई भी चीज अगर न्यूट्रल होती है, उदासीन होती है, तो उदासीन के लिए पढ़ाया गया होगा Z बराबर P बराबर E, Z बराबर P बराबर E। यानी जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। यानी कोई भी चीज न्यूट्रल तभी मानी जाती है। न्यूट्रल के लिए जो कंडीशन होती है इस सदैव ये अप्लाई होती है कि जितने भी पॉजिटिव रहेंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव इज इक्वल टू होना चाहिए नंबर ऑफ निगेटिव, नंबर ऑफ निगेटिव। कोई भी चीज न्यूट्रल तब मानी जाती है कि जब उस पे नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ निगेटिव दोनों आपस में इक्वल हो, यानी धनावेश और ऋणावेश जब बराबर होते हैं तो वो चीज मानी जाती है कि आपकी न्यूट्रल है, उदासीन अवस्था में है। जिसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, मान लेते हैं हम कोई भी एलिमेंट उठाते हैं केमिस्ट्री से, जैसे हमने सोडियम को उठा लिया तो सोडियम जो होता है, सोडियम को आप लोग लिखते हैं वो 11Na23। इसका मतलब कि सोडियम के नाभिक में उसका परमाणु क्रमांक 11 है, अर्थात उसके नाभिक में 11 प्रोटॉन होते हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक इस अवस्था में पाया जाएगा, एटम में पाया जाएगा। इसके नाभिक में 11 प्रोटॉन होंगे और बाहर 11 इलेक्ट्रॉन इसका चक्कर लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि किस स्टेट में है अभी इस समय? न्यूट्रल स्टेट में है, न्यूट्रल स्टेट में है। अब देखना आपको क्या है, देखना यह है कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में या धनायन या ऋणायन की संख्या में परिवर्तन होता है तब जाके चार्ज का निर्माण होता है, चाहे वो धनावेश निर्माण हो चाहे वो ऋणावेश निर्माण करता है। तो देखते हैं इसमें 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बात आप हमेशा याद करिएगा कि पूछता है कि परमाणु क्रमांक की खोजकर्ता कौन है? डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर, यहां देख लेते हैं, डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर के जो खोजकर्ता हैं उनका नाम है मोजले। क्या नाम है? मोजले। मोजले ने ही एटॉमिक नंबर का खोज किया था। हुआ क्या था कि जब मेंडलीव की आवर्त सारणी आई तो मेंडलीव ने बताया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पीरियोडिक टेबल गलत था। इसके बाद जब मोजले ने एटॉमिक नंबर की खोज की तब वहां से ये नियम बन गया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि परमाणु क्रमांक की खोज किसने की थी? मोजले ने की थी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो मोजले ने जब जेड की खोज कर दी, परमाणु क्रमांक की खोज कर दी, तो जेड बराबर होता है P बराबर E होता है। तो एक बात और जानो, जब भी आप कभी इन एटम्स को रगड़ते हो, एटम्स को कभी भी किन्हीं पदार्थों का आप रगड़ते हो, तो आप ये जानिए कि इलेक्ट्रॉन ही अंदर बाहर आ जा सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन ही इसमें से टूट सकता है, प्रोटॉन नहीं टूट सकता है, नाभिक टूटता नहीं है। नाभिक टूटेगा और इलेक्ट्रॉन टूटेगा, इसके बारे में हम लोग अभी देखते हैं। अभी इतना आप लोग जल्दी स्क्रीनशॉट लो।
या इसको आप लोग समझ जाओ एक बार फिर से। मैंने ये बताया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में परमाणु संरचना एक चैप्टर है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि Z बराबर P बराबर E, यानी परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है और प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अब यहाँ पे हमने बताया कि बीच में धन आवेश होता है, नाभिक होता है, नाभिक के खोजकर्ता कौन, रदरफोर्ड होते हैं। जो एटम्स होता है वो हमेशा न्यूट्रल होता है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार से चक्कर लगाते हैं जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। न्यूट्रल होने के लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि नंबर ऑफ पॉजिटिव बराबर नंबर ऑफ निगेटिव, यानी धनावेश की संख्या ऋणावेश की संख्या के बराबर होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद जैसे मान लो 11 Na23 है, तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि सोडियम के नाभिक में 11 प्रोटॉन उपस्थित हैं और 11 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चक्कर लगा रहे हैं। और परमाणु क्रमांक के खोजकर्ता कौन है, मोजले हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ेंगे और अब ये जानने का प्रयास करेंगे कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, निकल सकता है कि नहीं निकल सकता, प्रोटॉन बाहर निकल सकता है कि निकल सकता है। देखिए ध्यान से, जब कोई भी एटम्स होता है, जब कोई भी एटम्स होता है तो इसके तमाम सेल होते हैं, इलेक्ट्रॉनों कई सेल होते हैं जिसको आप लोग KLMN से दर्शाते हो। जो सबसे आखिरी सेल होता है उसे हम बैलेंसी सेल के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए आपका धनावेश है तो यहाँ पे तमाम सेल ऐसे क्रिएट करेंगे, तो जो आखिरी सेल इसका बनेगा, आखिरी सेल, इसको हम कहेंगे बैलेंसी सेल कहेंगे, बैलेंसी सेल कहेंगे। और बैलेंसी सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे हम बैलेंसी इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। बैलेंसी सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसे हम बैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब बात ये होती है कि जो बैलेंसी सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वे क्या करते हैं कि थोड़ा सा ताप के प्रभाव से, दाब के प्रभाव से वे अपनी कक्षा को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन आपका प्रोटॉन, मतलब जो नाभिक में प्रोटॉन है, वो आपके नाभिक से जल्दी हटता नहीं है। हटने के लिए कंडीशन इसकी ये होती है, क्योंकि आपको पता होगा कि नाभिक में 2 मूलकण पाए जाते हैं, एक का नाम होता है न्यूट्रॉन, एक का नाम होता है प्रोटॉन। एक का नाम होता है न्यूट्रॉन, एक का नाम होता है प्रोटॉन। 2 मूलकण पाए जाते हैं, 2 मूलकण पाए जाते हैं। अब ये बात समझिएगा, प्रोटॉन पर तो होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन होता है उदासीन, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उन पे होता है निगेटिव चार्ज होता है। ठीक, तो जब कभी किसी भी नाभिक के लिए, किसी भी नाभिक के लिए अगर N/P माने न्यूट्रॉनों की संख्या में आप प्रोटॉनों की संख्या से भाग लगा दो, जब कभी आप न्यूट्रॉनों की संख्या में प्रोटॉनों की संख्या से भाग लगा दो और उसका अनुपात 1.5 से ज्यादा आ जाए तो वह एलिमेंट रेडियो एक्टिव हो जाता है, वह एलिमेंट रेडियो एक्टिव हो जाता है। फिर से सुनिए इस बात को, किसी भी नाभिक के लिए जब N/P मान न्यूट्रॉनों की संख्या में प्रोटॉनों की संख्या से आप भाग कर देते हो तो उसका अगर मान 1.5 से ज्यादा आ जाता है तो वह एलिमेंट आपका रेडियो एक्टिव हो जाता है। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए सबसे खास बात ये होती है कि उसमें से 3 प्रकार की तरंगें निकलती हैं, अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे। अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें, 3 प्रकार की जो किरणें निकलती हैं, जो कि आप कई बार सुने होंगे, वो किसके लिए निकलती है, रेडियो एक्टिव की निकलती हैं। और रेडियो एक्टिव होता क्या है, जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1.5 से ज्यादा होता है तो वह एलिमेंट रेडियो एक्टिव हो जाता है। रेडियो एक्टिवता के खोजकर्ता का नाम था हेनरी बेकुरल। तो हेनरी बेकुरल ने ही रेडियो एक्टिवता की खोज की थी, हेनरी बेकुरल ने ही रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। और अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे उत्पन्न होते हैं। तो न्यूट्रॉन बटा प्रोटॉन का मान जब भी 1.5 से ज्यादा हो जाए तो रेडियो एक्टिव हो जाता है। और रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी। और रेडियो एक्टिव में 3 रे निकलती हैं, अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे। एक बात थोड़ा सा आए हो जान जाओ, अल्फा रे जो होता है ये पॉजिटिव होता है, बीटा रे निगेटिव होता है और गामा रे न्यूट्रल होता है, बोले तो उदासीन होता है। और एक बात यहाँ पे और समझ जाइए, जब कभी भी कोई भी एलिमेंट रेडियो एक्टिव हो जाता है, जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ यूरेनियम, थोरियम ये सब होते हैं, पोलोनियम होता है।
अगर कोई भी एलिमेंट रेडियो एक्टिव हो जाए तो ये होता है कि अल्फा निकल सकता है, बीटा निकल सकता है, गामा निकल सकता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या अल्फा बीटा दोनों साथ में निकलते हैं? तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। अल्फा निकलता है तो उसके साथ गामा निकल सकता है या ना निकले अलग बात है। बीटा निकले उसके साथ गामा निकल सकता है, नहीं निकलेगा तब भी कोई बात नहीं है। लेकिन अल्फा बीटा कभी भी एक साथ नहीं निकलते हैं। इस बात को आप जरूर नोट करिएगा कि अल्फा बीटा रेडियो एक्टिव एलिमेंटों से कभी भी एक साथ नहीं निकलते हैं। चाहे अल्फा निकलेगा चाहे बीटा निकलेगा, गामा उनके साथ निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता है। आगे चलते हैं, इस बात को समझते हैं। तो ये था जब हमारा प्रोटॉन निकलेगा तब, लेकिन रेयर कंडीशन में प्रोटॉन अपना निकलता नहीं है। आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन के बारे में, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। और एक बात यहाँ भी याद कर लीजिएगा कि पूरे आवर्त सारणी में एक एलिमेंट अपना यही है हाइड्रोजन, जिसके समस्थानिक का अलग से नाम दिया गया है, जिसका नाम होता है प्रोटियम, ड्यूटीरियम। 1H1 को बोलते हैं प्रोटियम, 1H2 को बोलते हैं ड्यूटीरियम और 1H3 को बोलते हैं ट्राइटेनियम। ट्राइटेनियम। एक बात याद रखना, इस प्रोटियम को ही प्रोटॉन कहा जाता है। इस प्रोटियम को ही प्रोटॉन कहा जाता है। इस जो ड्यूटेरियम होता है इससे बनाया जाता है D2O। क्या बनाया जाता है? D2O, जिसको हम बोलते हैं भारी जल। क्या बोलते हैं? भारी जल बोलते हैं, हैवी वाटर बोलते हैं। और इसका उपयोग जो हम लोग करते हैं, भारी जल का उपयोग जो करते हैं हम लोग, ये करते हैं परमाणु भट्टियों में मद्दक के रूप में करते हैं। और ट्राइटेनियम ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। कैसा एलिमेंट ये होता है? ट्राइटेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, ये आपका ट्राइटेनियम। तो मेरे कहने का तात्पर्य था कि इसमें से प्रोटॉन नहीं निकलता है, नाभिक में से प्रोटॉन नहीं निकलता है, तो निकलने का कौन? इलेक्ट्रॉन निकलेगा। निकलेगा कौन? इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो इलेक्ट्रॉन निकल भी सकता है, निकलने के बाद किसी परमाणु पे जा भी सकता है। तो उसमें किस प्रकार के घटनाएं घटित होती है ये हम आने वाले वीडियो में जानेंगे। तो अभी आज जो पढ़ाया गया सिर्फ यही टॉपिक हमारा था कि आवेश जो होता है धनावेश और ऋणावेश तो किस तरह से निकल सकता है। तो हमने यहाँ तक अभी समझा है कि प्रोटॉन के केस में प्रोटॉन तो बाहर नहीं निकलता। प्रोटॉन बाहर तब निकलता है जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1.5 से ज़्यादा हो जाए, और 1.5 से जब ज़्यादा होता है तो वो एलिमेंट रेडियो एक्टिव कहलाता है। रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बेक्वेरेल ने की है। रेडियो एक्टिवता में 3 रे निकलती हैं, अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे। अल्फा रे पॉजिटिव होता है, बीटा रे निगेटिव होता है और गामा रे उदासीन होता है। इसके बाद मैंने ये बताया कि जो ये आपका एटम्स होता है, इसमें जो लास्ट वाले सेल होते हैं उसको हम वैलेंसी सेल कहते हैं, और इसमें पाए जाने इलेक्ट्रॉनों को ही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। फिर हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम। प्रोटियम को ही प्रोटॉन के नाम से जाना जाता है, ड्यूटेरियम को हम लोग D2O यानी भारी जल कहते हैं, और 1H3 जो ट्राइटेनियम होता है ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो अभी तक हमने समझा कि प्रोटॉन कभी भी अपने नाभिक में से निकल नहीं सकता। अगर निकलने के लिए कंडीशन ही होती कि रेडियो एक्टिव हो जाएगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के केस में इलेक्ट्रॉन जब घटेगा तो बढ़ेगा, तो किस प्रकार से कौन सा चार्ज आएगा उसके बारे में हम लोग आने वाले वीडियो में समझेंगे। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।